एक सेंटर में और एक स्टेट्स में। अब सिविल सोचो, जजमेंट्स को मान्यता, आर्टिकल 262 इसका वाटर मतलब डिस्प्यूट्स। साफ नहीं था, जिसका मिसयूज हुआ 1975, जिसका मतलब है बाय लॉ। इंडिया में नमस्कार एस्पिरेंट्स, और आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा कोर टॉपिक उठा रहे हैं जो हर एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या एसएससी, उसके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। टॉपिक है द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी हमारी संसदीय प्रणाली। तो चलिए इस टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में मास्टर करते हैं। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, गवर्नमेंट के टाइप समझेंगे, फिर इसके फीचर्स, फायदे नुकसान, और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों चुना। एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि एक क्विक रिवीजन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। देखिए, किसी भी सिस्टम को समझने से पहले ना उसकी नींव यानी फाउंडेशन को पकड़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के 2 मेन मॉडल्स कौन से हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आगे सब कुछ एकदम मक्खन लगेगा। सो जी, एक सरकार के 2 इंपॉर्टेंट हाथ होते हैं। एक हाथ है लेजिस्लेचर, जैसे हमारा पार्लियामेंट, जिसका काम है कानून बनाना, और दूसरा हाथ है एग्जीक्यूटिव, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका काम है उन कानूनों को लागू करना। अब इन दोनों हाथों के बीच का रिश्ता कैसा है? क्या वो मिलजुल कर काम करते हैं या दोनों अलग अलग? बस यही रिश्ता डिसाइड करता है कि सिस्टम पार्लियामेंट्री होगा या प्रेसिडेंशियल। अब यहाँ इन दोनों सिस्टम्स का फर्क समझिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनमें गहरा संबंध है। एग्जीक्यूटिव यानी पीएम और उनकी कैबिनेट अपने हर काम के लिए सीधे पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, उनको जवाब देना पड़ता है, इसलिए इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक साफ साफ सेपरेशन है। प्रेसिडेंट और उनकी टीम लेजिस्लेचर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड को स्टार मार्क कर लीजिए। ये आर्टिकल्स तो आपको बिल्कुल रट लेने हैं। प्रीलिम्स में डायरेक्ट मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, याद रखिए। आर्टिकल 74 और 75 सेंट्रल लेवल पर, और 163 और 164 स्टेट लेवल पर पार्लियामेंट्री सिस्टम का आधार है। चलिए, अब सेक्शन 2 में हम इस सिस्टम की खासियत, इसके फीचर्स को एक एक करके खोल कर देखते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो इसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम से एकदम अलग बनाती हैं। सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, यानी यहाँ 2 हेड होते हैं। एक होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी नाम के हेड। इन्हें डे ज्यूरे हेड भी कहते हैं, जिसका मतलब है बाय लॉ। इंडिया में ये है हमारे प्रेसिडेंट, जो कि हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन जो असली पावर है वो है रियल या डे फैक्टो एग्जीक्यूटिव के पास, जिसका मतलब है इन रियलिटी। और ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर। पीएम होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 74 बिल्कुल साफ कहता है कि प्रेसिडेंट, पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही काम करेंगे। देखिए, ये इस पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेडरॉक प्रिंसिपल है, इसकी आत्मा है। आर्टिकल 75 में लिखा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक टीम है। अगर लोकसभा में एक भी मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरे के पूरे मिनिस्ट्री को पीएम समेत रिजाइन करना पड़ता है। तभी तो कहते हैं दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, साथ में तैरेंगे और साथ में ही डूबेंगे। यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला, मेजॉरिटी पार्टी रूल। सिंबल है लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी उसी का पीएम। दूसरा, डबल मेंबरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। हर मिनिस्टर को पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी है, यानी मिनिस्टर लेजिस्लेटर का भी हिस्सा है और एग्जीक्यूटिव का भी। तीसरा है लीडरशिप ऑफ द पीएम। पीएम ही इस पूरे सिस्टम की धुरी है, कैप्टन ऑफ द शिप है। और आखिरी है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। पीएम के पास प्रेसिडेंट को लोकसभा भंग करने की सलाह देने की पावर होती है। अब देखिए, हर सिस्टम के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान। एग्जाम में, खास करके मेंस में, आपसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करने को कहा जाता है। तो चलिए इसके प्रोज और कॉन्स को, यानी सिक्के के दोनों पहलुओं को ठीक से समझते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। फायदे क्या है? सबसे पहले हार्मनी, क्योंकि मंत्री पार्लियामेंट में ही बैठते हैं तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। सरकार रिस्पॉन्सिबल यानी जवाबदेह होती है। लेकिन नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा है अनस्टेबल गवर्नमेंट। सोचिए, अगर कोएलिशन यानी गठबंधन की सरकार है और एक पार्टी सपोर्ट खींच ले तो सरकार गिर जाती है। इससे पॉलिसी कंटिन्यूटी भी आधी अधूरी रह जाती है। और कभी-कभी जब किसी एक पार्टी को बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिल जाए तो कैबिनेट की डिक्टेटरशिप का खतरा भी बना रहता है। इतना सब जानने के बाद अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर। आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम छोड़कर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों चुना? उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? इसके पीछे 4 बड़े कारण थे। पहला, फेमिलियरिटी।
हम ब्रिटिश रूल के टाइम से इस सिस्टम से काफ़ी हद तक वाकिफ हो चुके थे। दूसरा, हम अमेरिका जैसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे जहां प्रेसिडेंट और कांग्रेस में रोज-रोज झगड़े होते हैं। एक नए आज़ाद देश के लिए ये ठीक नहीं था। तीसरा, इंडिया जैसा डाइवर्स देश जहां इतने अलग अलग लोग हैं, वहां एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो सबको रिप्रेजेंटेशन दे सके। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये कोट आपके मेंस के आंसर के लिए गोल्ड है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में साफ कहा था कि उन्होंने ज्यादा स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना। उनका मानना था कि अमेरिकन सिस्टम स्टेबल जरूर है, पर वहां रोज रोज की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही कम है, और एक नए देश के लिए ऐसी सरकार जरूरी थी जो हर दिन हर पल पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह हो। हम सब जानते हैं कि हमने ये सिस्टम ब्रिटेन से लिया है, लेकिन हमने इसे आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं किया। बिल्कुल नहीं, हमने इसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदला है। चलिए देखते हैं कि इंडियन और ब्रिटिश मॉडल में क्या बड़े फ़र्क हैं। ये हैं बड़े डिफरेंसेस। पहला, इंडिया एक रिपब्लिक है, यहाँ का हेड ऑफ स्टेट चुना जाता है। ब्रिटेन एक मोनार्की है, वहाँ किंग या क्वीन होते हैं। दूसरा, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सॉवरेन है, यानी सबसे ऊपर, पर इंडिया में पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। हमारे पार्लियामेंट की पावर्स पर कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल रिव्यू की लिमिट है। और तीसरा, इंडिया में पीएम किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा से हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे। ब्रिटेन में पीएम को हाउस ऑफ कॉमन्स से ही होना पड़ता है। तो आशा है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 4 पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर का सार हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। पहला, सिस्टम की आत्मा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 75। दूसरा, 2 एग्जीक्यूटिव्स, नॉमिनल प्रेसिडेंट और रियल प्राइम मिनिस्टर। तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर का व्यू कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेबिलिटी से ऊपर है। और चौथा, ब्रिटेन से हमारा फर्क, हम रिपब्लिक हैं और हमारी पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। बस इतना याद रख लिया तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल जिसके बारे में ज़रूर सोचिए। आज के बदलते हुए समय में कोलिशन पॉलिटिक्स की इंस्टेबिलिटी और क्विक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इंडिया को प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ सोचना चाहिए? इस पर एक बेहतरीन मेंस का आंसर बन सकता है, तो इस पर विचार कीजिए। हम अगली क्लास में मिलते हैं। जय। नमस्ते स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक समझने जा रहे हैं जो प्रीलिम्स, मेंस और यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। चलिए इसको बिल्कुल जीरो से, एकदम बेसिक से डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर एस्पिरेंट के मन में आता है वो ये है कि इंडिया का सिस्टम आखिर है क्या? क्या ये अमेरिका की तरह एक फेडरल सिस्टम है या ब्रिटेन की तरह एक यूनिटरी सिस्टम? ये ऐसी गुत्थी है, ऐसी पजल है जिसको हम आज सुलझाएंगे। लेट्स बिगिन। इस टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हम इस सफर को 6 हिस्सों में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम फेडरलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहता है। उसके बाद हम इंडिया के फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स दोनों को आमने सामने रखकर एनालाइज करेंगे। फाइनली हम एक्सपर्ट डिबेट्स और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ इसको कंक्लूड करेंगे। रेडी हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को समझने से पहले उसकी नींव को समझना जरूरी है। तो पहले ये क्लियर करते हैं कि फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में आखिर फर्क क्या होता है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। अपने लेफ्ट साइड में है फेडरलिज्म। इसका सीधा सा मतलब है ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी 2 सरकारें, एक सेंटर में और एक स्टेट्स में। अब सोचो, अगर पावर 2 लोगों में बांटनी है तो लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए लिखित में, रिटन में सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा ना। इसीलिए फेडरलिज्म में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है जो पावर्स को डिवाइड करे। अब राइट साइड में देखिए, यूनिटरी सिस्टम। यहाँ एक ही बॉस है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सारी पावर उसके हाथ में है, इसलिए यहाँ डिवीजन ऑफ पावर्स का सवाल ही नहीं उठता। याद रखिए, फेडरलिज्म मतलब पावर का बंटवारा, यूनिटरी मतलब सारी पावर एक के हाथ में। अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो आते हैं सेक्शन 2 पर। चलिए देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान लोगों ने इंडिया के लिए कौन सा रास्ता चुना और क्यों। इस लाइन को अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। गौर कीजिए, यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है।
यूपीएससी प्रीलिम्स में ये छोटा सा वर्ड आपके मार्क्स डिसाइड कर सकता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। आइए देखते हैं क्या। तो ये यूनियन शब्द क्यों यूज किया गया? डॉक्टर अंबेडकर ने इसके 2 जबरदस्त रीजन दिए। पहला, उन्होंने कहा कि इंडिया कोई बिजनेस डील नहीं है जहां अलग अलग स्टेट्स ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया हो जैसा अमेरिका में हुआ था। दूसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये यूनियन एक परिवार जैसा है। एक बार आप इस परिवार का हिस्सा बन गए तो आप इसे छोड़कर अलग नहीं हो सकते। स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड। इसीलिए कहते हैं द यूनियन ऑफ इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टिबल, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हम फेडरेशन नहीं हैं तो फिर हमारे सिस्टम में फेडरल फीचर्स क्यों हैं? ये है हमारा सेक्शन 3। चलिए अब हम उन सभी फीचर्स को एक एक करके देखते हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री का लुक देते हैं। ये 7 फीचर्स देखिए, ये इंडिया के फेडरल होने के सबसे बड़े सबूत हैं। 1, ड्यूअल पॉलिटी, यानी 2 सरकारें हैं, एक सेंटर में और एक हर स्टेट की अपनी सरकार। 2, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पावर डिवीजन के लिए लिखा हुआ सबूत होना जरूरी है। 3, डिवीजन ऑफ पावर्स। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ सेंटर कानून बनाता है जैसे डिफेंस, स्टेट लिस्ट, जिस पर स्टेट बनाता है जैसे पुलिस, और कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों बना सकते हैं जैसे एजुकेशन। 4, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, न सेंटर बड़ा न स्टेट, बड़ा है तो सिर्फ हमारा संविधान। 5, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फीचर्स को बदलना आसान नहीं है, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। 6, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह है जो देखता है कि सेंटर और स्टेट अपने रूल्स में रहें। और 7, बाइकैमेरलिज्म, सेंटर में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। ये सारे पॉइंट्स शो करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर डेफिनेटली फेडरल है। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है, वैसा ही इंडियन पॉलिटी में भी है। अब तक हमने फेडरल साइड देखी, पर अब देखते हैं इस सिक्के का दूसरा पहलू। ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो सारी पावर्स सेंटर की तरफ खींच लेते हैं? लेट्स स्टार्ट सेक्शन 4। अब इस लिस्ट को देखिए, ये सारे फीचर्स हमारे सिस्टम को यूनिटरी बनाते हैं। 1, स्ट्रॉन्ग सेंटर, यूनियन लिस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। 2, स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, हम आगे देखेंगे कि पार्लियामेंट स्टेट का पूरा नक्शा बदल सकती है। 3, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका की तरह स्टेट्स का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक देश एक संविधान। 4, सिंगल सिटीजनशिप, हम सिर्फ इंडियन है, यूपीआई या महाराष्ट्रियन नहीं। 5, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी लगते ही सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है। 6, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियरी एक सिंगल स्ट्रक्चर है। 7, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को सेंटर भेजता है जो स्टेट पर नजर रखता है। और 8, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को सेंटर रिक्रूट करता है, लेकिन वो स्टेट्स में काम करते हैं। ये सभी फीचर्स सेंटर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए ये लाइन गोल्डन लाइन है, इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। अमेरिका में यूनियन भी परमानेंट है और स्टेट्स भी, इसलिए उसे कहते हैं एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। लेकिन इंडिया में यूनियन तो परमानेंट है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, पर पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी स्टेट का नाम, बाउंड्री या एरिया बदल सकती है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। इसलिए इंडिया को कहते हैं एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ऐसा ही एक और यूनिटरी फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में आप अमेरिकन सिटीजन भी होते हैं और फॉर एग्जाम्पल टेक्सास के सिटीजन भी, पर इंडिया में आप चाहे गुजरात से हों या बंगाल से, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ एक है, इंडियन। ये नेशनल यूनिटी और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो सेंटर के पास है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 लगती है, हमारा पूरा फेडरल स्ट्रक्चर बिना कॉन्स्टिट्यूशन बदले अचानक से यूनिटरी बन जाता है। सारी पावर दिल्ली में आ जाती है और स्टेट्स की पावर ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो अब हम इस पॉइंट पर हैं जहां हमने देखा कि इंडिया में फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी। तो आखिर हम हैं क्या? इस मिक्स वेज को क्या नाम दें? यहाँ पर आते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स। चलिए देखते हैं सेक्शन 5 में उनका क्या कहना है। ये नाम आपको बिल्कुल रट लेना है, केसी वेयर। इन्होंने इंडियन सिस्टम को क्वाजी फेडरल कहा। क्वाजी मतलब आधा अधूरा या जैसा। उनका कहना था कि इंडिया का बॉडी तो यूनिटरी है, बस उसने कपड़े फेडरल पहने हुए हैं। इन सिंपल वर्ड्स, हम है तो यूनिटरी, पर दिखने के लिए कुछ फेडरल फीचर्स डाल दिए हैं। ये उनकी इंटरप्रिटेशन थी।
केसी वेयर के अलावा दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी अलग अलग नाम दिए। जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि इंडिया में सेंटर और स्टेट्स मिलजुल कर टीम वर्क के साथ काम करते हैं, इसलिए ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। मॉरिस जोन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा, जहां स्टेट्स अपने हक के लिए सेंटर से बार्गेन करते हैं, यानी मोल भाव करते हैं। इन अलग अलग नामों से ही आप समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितना यूनिक और स्पेशल है। एक्सपर्ट्स की डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन आखिरी फैसला, फाइनल वर्डिक्ट किसका होता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट का। और इस केस का नाम आप कभी नहीं भूलेंगे, SR बोम्मई केस 1994। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी डिबेट पर फुल स्टॉप लगा दिया। कोर्ट ने कहा, फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब पार्लियामेंट कुछ भी कर ले, इस फीचर को संविधान से निकाल नहीं सकती। तो चलिए पूरे लेक्चर को आप फटाफट रिवाइज करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएं। ये है हमारी फाइनल समरी। तो पूरी कहानी का सार ये है कि इंडियन फेडरलिज्म मेड इन इंडिया है। ये कोई कॉपी पेस्ट सिस्टम नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को संभालने के लिए बनाया गया है। जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो ज़रूरत के हिसाब से फेडरल भी बन सकता है और ज़रूरत के हिसाब से यूनिटरी भी। अगर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना हो तो बस ये 4 पॉइंट्स याद रखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। 1. आर्टिकल 1, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, फेडरेशन नहीं। 2. ड्यूअल नेचर, हमारे पास फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स का मिक्स है। 3. एक्सपर्ट व्यूज, एक्सपर्ट्स इसे क्वासी फेडरल या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। और 4. SC रूलिंग, SR बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक फीचर डिक्लेयर कर दिया है। बस ये 4 पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी हैं। और अब एक सवाल आपके लिए जिसके बारे में आपको सोचना है। ये मेंस के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। GST, नीति आयोग, इन सब के आने के बाद क्या हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आज नए चैलेंजेस फेस कर रहा है? इस पर अपने विचार ज़रूर बनाइए। आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक फाउंडेशनल टॉपिक समझने जा रहे हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्रूशल है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट डोंट वरी, हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को ना एक सिंपल सी फैमिली स्टोरी से समझते हैं। जस्ट इमेजिन कि हमारा देश एक बहुत बड़ा परिवार है। इस फैमिली में जो सेंटर है यानी यूनियन गवर्नमेंट, वो है पेरेंट्स की तरह, और जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं वो हैं बच्चों की तरह। अब देखिए, जैसे पेरेंट्स घर के बड़े डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और पैसा मैनेज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेंटर देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे देखता है। और जैसे बच्चों को अपने डे टू डे काम करने की आज़ादी होती है, वैसे ही स्टेट्स अपने लोकल मैटर्स हैंडल करते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इसी पेरेंट चाइल्ड के रिश्ते को आगे समझेंगे कि आखिर इनके बीच काम, पावर और सबसे इम्पॉर्टेंट पैसा बनता कैसे है। तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फेडरलिज्म। ये शब्द आप बार बार सुनेंगे। सिंपल वर्ड्स में फेडरलिज्म एक सिस्टम है जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद सारी पावर्स को, चाहे वो कानून बनाने की हों यानी लेजिस्लेटिव, उन्हें लागू करने की हों यानी एग्जीक्यूटिव, या फिर पैसे से जुड़ी हों यानी फाइनेंशियल, सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्लियर कट डिवाइड कर दिया है। ये कोई गिफ्ट नहीं है जो सेंटर स्टेट्स को दे रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन है ताकि दोनों अपने अपने एरिया में आराम से काम कर सकें बिना किसी कन्फ्यूजन के। ओके, तो अब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस के 3 पिलर्स में से सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। इसका सीधा सा मतलब है कानून बनाने की शक्ति। तो पावर टू मेक लॉज आखिर है किसके पास? पार्लियामेंट के पास या स्टेट लेजिस्लेटर्स के पास? आइए इसको डिटेल में डिकोड करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका पहला मस्ट रिमेंबर फैक्ट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। लेजिस्लेटिव रिलेशंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में आर्टिकल्स 245 से लेकर 255 तक कवर किया गया है। ये आर्टिकल नंबर्स एग्जाम्स में, स्पेशली प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिए। तो सवाल उठता है कि ये जो पावर शेयरिंग है ये होती कैसे है? इसका जवाब है आर्टिकल 246 में। यही वो मास्टर आर्टिकल है जो लेजिस्लेटिव पावर्स की पूरी नींव रखता है। इसने सारे सब्जेक्ट्स को यानी सारे विषयों को 3 लिस्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एग्जाम के लिए ये इस टॉपिक का आप समझ लीजिए कोर है, दिर है। इस टेबल को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली है लिस्ट आई या यूनियन लिस्ट।
इस पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं जिन पर पूरे देश में एक ही कानून होना जरूरी है। दूसरी है लिस्ट 2 या स्टेट लिस्ट, जिस पर नॉर्मली सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर्स ही कानून बनाते हैं। इसमें पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर जैसे लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। और तीसरी और बहुत इंटरेस्टिंग है लिस्ट 3 या कंकरेंट लिस्ट। इस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, जहां नेशनल पॉलिसी भी चाहिए और लोकल नीड्स का भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर कोई नया सब्जेक्ट आ जाए जो इन तीनों लिस्ट्स में से कहीं भी मेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कल को स्पेस टूरिज्म या साइबर सिक्योरिटी पर कोई नया लॉ बनाना हो तो वो कौन बनाएगा? इसका जवाब देता है आर्टिकल 248। ये सारी बची खुची शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स पार्लियामेंट को देता है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे सिस्टम में सेंटर यानी पेरेंट्स को थोड़ा ज्यादा पावरफुल रखा गया है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट एजुकेशन पर पार्लियामेंट ने भी एक लॉ बनाया और किसी स्टेट, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश ने भी एक लॉ बना दिया। अगर दोनों कानून में टकराव हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो किसका कानून माना जाएगा, सेंटर का या स्टेट का? सोच के देखें। इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। ऐसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हमेशा सेंट्रल लॉ ही माना जाएगा, यानी सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। स्टेट का कानून उस हद तक बेअसर हो जाएगा जहां तक वो सेंट्रल लॉ से टकराता है। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं फेडरल सुप्रीमेसी। ये फिर से वही बात दिखाता है कि परिवार में, फैमिली में यूनिटी बनाए रखने के लिए पेरेंट्स यानी सेंटर का डिसीजन फाइनल माना जाता है। अब देखिए, नॉर्मली तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन, और ये एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, 5 ऐसी स्पेशल सिचुएशंस हैं जब पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। पहला, अगर राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में एक रेजोल्यूशन पास करे। दूसरा, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। तीसरा, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स खुद रिक्वेस्ट करें कि पार्लियामेंट हमारे लिए कानून बनाए। चौथा, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी या अग्रीमेंट को लागू करने के लिए। और पांचवा, जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हो। ये 5 कंडीशंस आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। चलिए, कानून तो बन गए, अब दूसरे पिलर पर चलते हैं। इन कानूनों को जमीन पर ऑन ग्राउंड लागू कौन करेगा, यानी फैमिली के नियम को फॉलो कौन करवाएगा? इसका जवाब हमें मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में, जो आर्टिकल्स 256 से लेकर 263 तक कवर किए गए हैं। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, एक लाइन में याद रखिए, जिसका कानून उसकी लागू करने की जिम्मेदारी। तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर चलती है और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर स्टेट की। कॉन्करेंट लिस्ट में लागू करने की पावर आमतौर पर स्टेट्स के पास ही रहती है, अनलेस पार्लियामेंट अपने कानून में कुछ और लिख दे। यहाँ पर आर्टिकल 256 स्टेट्स पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक ऑब्लिगेशन डालता है। ये कहता है कि हर स्टेट को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर इस तरह इस्तेमाल करनी होगी कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून उसके राज्य में ठीक से लागू हो सकें। मतलब कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकती कि हम सेंटर का कानून नहीं माने। और सोचिए, अगर कोई स्टेट बच्चा अपने पेरेंट्स यानी सेंटर की बात ना माने तो, अगर डायरेक्शंस फॉलो ना करे तो क्या होगा? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 365 के रूप में एक कोअर्सिव सैंक्शन है, एक टफ एक्शन का प्रोविजन है। ये कहता है कि अगर कोई स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो करने में फेल होता है तो प्रेसिडेंट ये मान सकते हैं कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। ये सेंटर के हाथ में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, पैसा। आखिर घर कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स और रेवेन्यू का बंटवारा कैसे होता है, ये सब कवर होता है हमारे तीसरे पिलर फाइनेंशियल रिलेशंस में, जो आर्टिकल्स 268 से लेकर 293 तक हैं। ये टेबल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आसान बनाता है। इसको ऐसे समझिए, कुछ टैक्सेस हैं जो सेंटर लगाता है, लेकिन उनका पैसा सीधा स्टेट्स को मिल जाता है। कुछ टैक्सेस सेंटर लगाता और कलेक्ट करता है, पर सारा पैसा स्टेट्स में बांट देता है। फिर आते हैं सबसे बड़े टैक्स पूल, जो आर्टिकल 270 में है, जिसे सेंटर कलेक्ट करता है और फिर उसे सेंटर और स्टेट्स के बीच शेयर किया जाता है। और आखिर में आते हैं सरचार्जेस। ये स्पेशल टैक्स हैं जिनका सारा पैसा 100% सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास रहता है। तो ये जो इतना सारा पैसा है, ये स्टेट्स और सेंटर के बीच बटेगा कैसे, इसका फॉर्मूला कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर रोल आता है फाइनेंस कमीशन का, जिसे हर 5 साल में प्रेसिडेंट बनाते हैं अंडर आर्टिकल 280।
इसको आम भाषा में फिस्कल फेडरलिज्म का बैलेंसिंग व्हील कहा जाता है। इसका काम एक इम्पार्शियल अंपायर की तरह है जो ये रेकमेंड करता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसे का बंटवारा आखिर हो कैसे, ताकि परिवार में यानी देश में फाइनेंशियल बैलेंस बना रहे। जब एक परिवार में इतनी पावर और इतना पैसा शेयर हो रहा है तो थोड़ी बहुत अनबन और झगड़े तो होंगे ही, नेचुरली। बिल्कुल वैसे ही सेंटर और स्टेट्स के बीच भी कई मुद्दे हैं जिन पर अक्सर तनाव रहता है। आइए देखते हैं कि वो झगड़े की वजह क्या है और उन्हें सुलझाने के लिए क्या-क्या कोशिशें हुई हैं। देखिए, लेफ्ट साइड में हैं तनाव के कुछ कॉमन कारण, जैसे कि गवर्नर का रोल, क्या वो सेंटर के एजेंट हैं, या फिर आर्टिकल 356 का मिसयूज, बार बार प्रेसिडेंट्स रूल लगा देना, या स्टेट्स को पैसे देने में भेदभाव करना। इन्हीं प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए राइट साइड में दी गई इंपॉर्टेंट कमीशंस बनाई गई। जैसे सरकारिया कमीशन ने साफ साफ कहा कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प यानी लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। उसके बाद पुंछी कमीशन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने पर जोर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एग्जाम के लिए एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह, ताकि आपको सब कुछ याद रहे। रेडी? लेट्स गो। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आर्टिकल 246 द 3 लिस्ट्स, आर्टिकल 248 बची हुई सारी पावर्स सेंटर के पास, आर्टिकल 263 आपसी सहयोग के लिए इंटरस्टेट काउंसिल, आर्टिकल 280 पैसे के बंटवारे के लिए फाइनेंस कमीशन, और आर्टिकल 356 और 365 जो सेंटर को स्टेट्स पर एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल देते हैं। इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका मतलब है जहां सेंटर और स्टेट्स यानी पेरेंट्स और बच्चे एक टीम की तरह मिलकर काम करें, एक दूसरे से लड़ने के बजाय। आपके विचार में ये टीम गेम खेलना हमारे देश के लिए एक मुश्किल चैलेंज है या फिर इंडिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा अवसर है? इस पर सोचिएगा जरूर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जो पूरे देश को एक धागे में पिरो के रखता है। टॉपिक है इंटरस्टेट रिलेशंस। मतलब आखिर भारत के इतने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आपस में मिलजुल कर हार्मनी के साथ काम कैसे करते हैं, और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाता कौन है। ये टॉपिक आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी एग्जाम्स के लिए तो क्रूशल है ही, पर यह समझने के लिए भी बहुत जरूरी है कि इंडिया एज अ नेशन एक यूनिट की तरह फंक्शन कैसे करता है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच के देखिए कि इंडिया एक बहुत बड़ा परिवार है, एक जॉइंट फैमिली, ठीक है। और इस फैमिली के मेंबर्स कौन हैं? सारे स्टेट्स। अब हर फैमिली की तरह यहाँ भी मेंबर्स के बीच कभी कभी थोड़ी अनबन, थोड़े झगड़े हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो सवाल यही उठता है कि जब हमारे स्टेट्स के बीच कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं? क्या सिस्टम है? इसी सिस्टम को, इसी फ्रेमवर्क को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इन स्टेट्स के बीच अच्छे रिलेशंस की जरूरत ही क्यों है। देखिए, इंडिया एक फेडरल सिस्टम है और इस सिस्टम का सक्सेस सिर्फ सेंटर और स्टेट के रिश्तों पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि स्टेट्स आपस में कैसे डील करते हैं उस पर भी उतना ही डिपेंड करता है। जरा सोचिए, अगर स्टेट्स आपस में पानी के लिए या बॉर्डर के लिए लड़ते रहेंगे तो क्या देश एक टीम की तरह आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, नेशनल यूनिटी कमजोर पड़ेगी। बस इसी कॉपरेशन को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं, और यही हैं वो 4 मजबूत पिलर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। इन्हीं पर इंटरस्टेट रिलेशंस की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। नंबर 1, झगड़ों को सुलझाना, खास करके पानी से जुड़े विवादों का सल्यूशन। नंबर 2, आपसी सहयोग बढ़ाना काउंसिल्स के जरिए, ताकि झगड़े होने की नौबत ही ना आए। नंबर 3, कानूनी एकता, यानी एक स्टेट दूसरे के लॉज और जजमेंट्स को माने। और नंबर 4, पूरे देश को एक मार्केट बनाना, यानी ट्रेड और कॉमर्स की आज़ादी। चलिए अब एक एक करके इन सब को आराम से डिटेल में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे कॉमन और शायद सबसे सेंसिटिव इशू से, पानी। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, यानी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़े। आपने न्यूज़ में कावेरी नदी विवाद, नर्मदा विवाद या रवि ब्यास नदी के झगड़ों के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक एक प्रोविजन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, तो सोल्यूशन क्या है? अपनी नोटबुक में ये आर्टिकल नंबर एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। आर्टिकल 262, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पावरफुल आर्टिकल है जो सीधा डायरेक्ट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के एजुडिकेशन यानी उनके निपटारे से डील करता है। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को इतनी पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी इन मामलों से दूर रख सकती है।
जब भी एग्जाम में वाटर डिस्प्यूट का क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में सबसे पहले आर्टिकल 262 आना चाहिए। तो आखिर ये आर्टिकल 262 कहता क्या है? सिंपल है। इसके अंदर पार्लियामेंट को, ध्यान से सुनिएगा, दो जबरदस्त पावर्स दी गई हैं। पावर नंबर 1, पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है, एक लॉ जिसके थ्रू ये पानी के झगड़े सॉल्व किए जाएंगे। और दूसरी पावर, और ये मैं बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, पार्लियामेंट ये भी डिक्लेयर कर सकती है कि ऐसे मामलों में ना तो सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई और कोर्ट इंटरफेयर करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एड हॉक ट्रिब्यूनल। सेंट्रल गवर्नमेंट एक टेम्परेरी ट्रिब्यूनल बनाती है। एड हॉक का मतलब ही होता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और इस ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और सब पर बाइंडिंग होगा। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए, प्रीलिम्स में यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में घुमाकर पूछा जाता है। आर्टिकल 262 की पावर को यूज करके पार्लियामेंट ने दो इंपॉर्टेंट लॉज बनाए, और दोनों ही 1956 में। पहला है रिवर बोर्ड्स एक्ट। इसका काम था रिवर बोर्ड्स एस्टैब्लिश करना, जो स्टेट्स को नदियों के रेगुलेशन और डेवलपमेंट पर एडवाइस यानी सलाह दें। लेकिन सच कहूं तो प्रैक्टिस में ये एक्ट ज़्यादा यूज नहीं हुआ है। जो एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दूसरा, द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956। यही वो एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो एक ट्राइब्यूनल बनाए जब कोई स्टेट रिक्वेस्ट करे और झगड़े को सुलझाने के लिए उसे रेफर करे। तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा, पहला एक्ट एडवाइजरी है, सलाह देने के लिए, दूसरा एजुकेटोरी है, यानी फैसला सुनाने के लिए। चलिए तो अब झगड़ों से आगे बढ़ते हैं और सहयोग की, कॉपरेशन की बात करते हैं। आखिर हर प्रॉब्लम झगड़े तक पहुंचे ये जरूरी तो नहीं है, राइट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत दूर की सोचते थे। उन्हें पता था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए स्टेट्स आपस में रेगुलर बेसिस पर बातचीत और डिस्कशन करते रहें। इसके लिए काउंसिल्स का एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया। ओके, अब इस स्लाइड पे एक्स्ट्रा फोकस करिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड है। आई एम टेलिंग यू, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। हम यहां दो अलग अलग काउंसिल्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ है इंटरस्टेट काउंसिल और दूसरी तरफ है जोनल काउंसिल्स। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? उनका नेचर। इंटरस्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसका जिक्र सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 263 में है। लेकिन जोनल काउंसिल्स वो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बल्कि पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनी है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। दूसरा बड़ा डिफरेंस, चेयरमैन कौन है? इंटरस्टेट काउंसिल को हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और जोनल काउंसिल्स को यूनियन होम मिनिस्टर। ये 4 पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस स्टैट्यूटरी, आर्टिकल 263 वर्सेस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पीएम वर्सेस होम मिनिस्टर, इन्हें बिल्कुल बिल्कुल याद रखना। अब थोड़ा सा डिटेल में इंटरस्टेट काउंसिल को देख लेते हैं। आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर उन्हें लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है तो ऐसी काउंसिल एस्टैब्लिश की जा सकती है। इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? बहुत फेमस सरकारिया कमीशन ने। इसकी कॉम्पोजिशन देखिए कितनी पावरफुल है। चेयरमैन है पीएम और मेंबर्स हैं सभी स्टेट्स के सीएम्स और यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये एक बहुत हाई लेवल प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसका काम बाइंडिंग डिसीजंस देना नहीं है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका काम है कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज पर इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कस करना और रिकमेंडेशंस देना। फैसला सुनाना नहीं, सलाह देना। और अब आते हैं जोनल काउंसिल्स पर। जैसा हमने अभी देखा, ये स्टैट्यूटरी हैं, यानी पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है। इनका मेन एम था देश में इमोशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाना और रीजनलिज्म यानी क्षेत्रीयवाद की जो भावना होती है उसे कम करना। पूरे देश को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। इन काउंसिल्स के चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। और हाँ, इंटरस्टेट काउंसिल की तरह ही ये भी सिर्फ डेलिबरेटिव और एडवाइजरी बॉडीज हैं। इनके डिसीजंस भी बाइंडिंग नहीं होते। ठीक है, तो हमने झगड़े सुलझाने और बातचीत के मैकेनिज्म्स देख लिए, पर देश को एक सिंगल यूनिट की तरह जोड़ने के लिए 2 और चीजें हैं जो बहुत बहुत जरूरी हैं। पहली कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के कानूनों की इज्जत करे, उन्हें माने, और दूसरी कि पूरे देश में समान और लोग आसानी से आ जा सकें बिना किसी रोक टोक के। ये है वो लीगल और इकोनॉमिक ग्लू जो देश को जोड़ कर रखता है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, जिसका जिक्र है आर्टिकल 261 में। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक स्टेट के पब्लिक एक्ट्स और कोर्ट के जो फैसले हैं उनको दूसरे स्टेट्स में भी मान्यता दी जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए दिल्ली की एक सिविल कोर्ट ने किसी प्रॉपर्टी पर कोई फैसला सुनाया, तो उस फैसले को लागू करवाने के लिए हरियाणा में एक नया केस डालने की जरूरत नहीं है। उसी जजमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। पर हाँ, एक बात पे ध्यान दीजिएगा, ये रूल सिर्फ सिविल जजमेंट्स पर लागू होता है, क्रिमिनल जजमेंट्स पर नहीं। और अब बात करते हैं उस इकोनॉमिक ग्लू की। ये है आर्टिकल 301। ये आर्टिकल सीधे सीधे डिक्लेयर करता है कि पूरे इंडिया में ट्रेड, कॉमर्स और आना जाना यानी इंटरकोर्स फ्री होगा। इसका मेन मकसद था स्टेट्स के बीच के जो इनविजिबल बॉर्डर्स हैं उन्हें तोड़ना,
ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब से आ रहे हैं ट्रक्स पर हरियाणा अलग से टैक्स लगा दे ताकि वहां का सामान महंगा हो जाए। आर्टिकल 301 का एम है इंडिया को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट बनाना, एक कॉमन मार्केट जहां गुड्स और सर्विसेज फ्रीली फ्लो कर सकें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आर्टिकल 301 में दी गई ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे पहला, पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट में इस फ्रीडम पर रोक लगा सकती है। दूसरा, स्टेट्स भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बिल लाने से पहले उन्हें प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होगी। तीसरा, एक स्टेट दूसरे स्टेट से आए सामान पर टैक्स तो लगा सकता है, पर वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, यानी अपने स्टेट के गुड्स और बाहर से आए गुड्स पर टैक्स रेट सेम होना चाहिए। और चौथा, अगर सरकार किसी ट्रेड का नेशनलाइजेशन करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। चलिए, तो हमने सारे पिलर्स कवर कर लिए हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अगली स्लाइड आपके एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको पूरा चैप्टर एक झटके में याद आ जाएगा। और ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 261 फुल फेथ एंड क्रेडिट यानी सिविल जजमेंट्स को मान्यता। आर्टिकल 262 वाटर डिस्प्यूट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल, सुप्रीम कोर्ट की नो एंट्री। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल, की पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रोल है एडवाइजरी और चेयरमैन है पीएम। और आखिर में आर्टिकल 301 फ्री ट्रेड यानी वन इकोनॉमिक यूनिट, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सेप्शंस पॉसिबल है। बस इतना याद रख लिया तो इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज हमने समझा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स के बीच हार्मनी बनाए रखने के लिए क्या एक जबरदस्त फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये सारे प्रोविजंस मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहयोगी संघवाद की स्पिरिट को जिंदा रखते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज के जो नए चैलेंजेस हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी या पैंडेमिक्स, क्या इनके लिए हमारे ये 70 साल पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स काफ़ी हैं, या फिर हमें कुछ नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की ज़रूरत है? इस पर ज़रूर सोचिए। अगले एक्सप्लेनर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई वुड से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर इमरजेंसी प्रोविजंस को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। रेडी हैं? तो सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस पावरफुल कोड को देखिए। ये आप समझ लीजिए इमरजेंसी प्रोविजंस की आत्मा है, द वेरी सोल ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। देखिए इसका मतलब क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत ही यूनिक है। आम दिनों में, नॉर्मल टाइम्स में, ये एक फेडरल सिस्टम जैसा है। सेंटर और स्टेट्स के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, सब ठीक चल रहा है। लेकिन जैसी कोई इमरजेंसी आती है तो बिना किसी अमेंडमेंट के बूम, ये एक यूनिटरी सिस्टम बन जाता है जहां सारी की सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। और यही फ्लेक्सिबिलिटी, यही बदलने की क्षमता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, तो इस एक्सप्लेनर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, हम एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे कि भाई आखिर इमरजेंसी की ज़रूरत ही क्यों है। फिर हम तीनों इमरजेंसीज, नेशनल, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल, को उनके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के साथ डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद इनके बीच के की डिफरेंसेस और जो कंट्रोवर्सीज हैं उन पर भी बात करेंगे। और हाँ, सबसे एंड में एक रैपिड रिवीजन राउंड होगा, स्पेशली आपके यूपीएससी, एसएससी और बाकी एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला और सबसे लॉजिकल सवाल जो आपके मन में आना चाहिए, आखिर इमरजेंसी प्रोविजंस की जरूरत ही क्यों पड़ी? व्हाई? देखिए, ये प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आर्टिकल्स 352 से 360 तक दिए गए हैं। बेसिकली ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। आप इन्हें एक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। इनका मेन पर्पस है इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, जब देश किसी भी एबनॉर्मल यानी असामान्य सिचुएशन से गुजर रहा हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसीज डिफाइन की गई हैं। नंबर 1, नेशनल इमरजेंसी, जो आती है आर्टिकल 352 के अंडर। नंबर 2, प्रेसिडेंट्स रूल, जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ये है आर्टिकल 356 के अंडर। और नंबर 3, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब ध्यान दीजिए, एसएससी और बैंकिंग जैसे वनडे एग्जाम्स में ना इनके आर्टिकल नंबर्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो 352, 356, 360 इन्हें जरूर याद रखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहली और सबसे सीरियस इमरजेंसी से, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। सोच के देखिए, ये कब डिक्लेयर की जाती होगी? ये तब डिक्लेयर की जाती है जब देश की या उसके किसी हिस्से की सिक्योरिटी को वॉर यानी युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण या आर्म्ड रिबेलियन से खतरा हो। ओके,
अब ये स्लाइड बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक क्रूशल चेंज दिखाया गया है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस एक ग्राउंड था नेशनल इमरजेंसी के लिए, लेकिन ये टर्म बहुत वेग था, इसका मतलब साफ नहीं था, जिसका मिसयूज हुआ 1975 की इमरजेंसी में। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसे आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब अब सिर्फ हथियारबंद विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर ही इंटरनल इमरजेंसी लग सकती है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोसेस है ना, वो काफी स्ट्रिक्ट है। इसे ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिए। स्टेप 1, प्रेसिडेंट इसे तभी प्रोक्लेम कर सकते हैं जब यूनियन कैबिनेट से उन्हें रिटन रिकमेंडेशन मिले। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सलाह काफी नहीं है, पूरी कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन चाहिए। स्टेप 2, प्रोक्लेमेशन के 1 मंथ के अंदर इसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव करवाना जरूरी है। सिर्फ 1 महीना। स्टेप 3, एक बार अप्रूव हो गया तो ये 6 मंथ्स तक चलती है। और स्टेप 4, इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो हर 6 मंथ्स में स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल लेकर इसे इंडेफिनिटली यानी अनिश्चित काल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो अप्रूवल है ये सिंपल मेजॉरिटी से नहीं बल्कि स्पेशल मेजॉरिटी से चाहिए होता है। अब आप पूछेंगे स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? सिंपल है, इसकी 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन ए, हाउस की टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी होनी चाहिए, एंड कंडीशन बी, हाउस में जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। अब सोचिए, इतना हाई बार, इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन क्यों रखी गई है? ताकि इतने बड़े और सीरियस डिसीजन का कोई भी मिसयूज ना कर सके। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर, इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर पड़ता है। इस टेबल पर पूरा फोकस कीजिए। देखिए, आर्टिकल 358 के अंडर जैसे ही नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन डिक्लेयर होती है, आर्टिकल 19 के जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं खुद ब खुद। लेकिन आर्टिकल 359 थोड़ा अलग है। इसके अंडर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू करके स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट को सस्पेंड करते हैं। और सबसे जरूरी बात जो 44th अमेंडमेंट के बाद आई कि किसी भी हालत में आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। दिस इज एन एक्सट्रीमली हाई एल्ड टॉपिक फॉर यूपीएससी मेंस, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। चलिए अब दूसरी टाइप ऑफ इमरजेंसी पर चलते हैं। ये है आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल। इसके और भी नाम हैं जैसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये तब लगाया जाता है जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल पा रही हो, यानी वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया हो। और ये नंबर इसकी पूरी कहानी, इसकी कंट्रोवर्सी को साफ साफ दिखाता है। 1950 से लेकर अब तक आर्टिकल 356 का इस्तेमाल 125 से भी ज्यादा बार हो चुका है। कई बार इसका यूज तब हुआ जब सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से इसके पॉलिटिकल मिसयूज के बहुत सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। पता है डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या उम्मीद जताई थी? उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 356 एक डेड लेटर की तरह रहेगा, मतलब एक ऐसा आर्टिकल जिसका इस्तेमाल या तो कभी नहीं होगा या फिर सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी विकल्प के तौर पर ही किया जाएगा। लेकिन रियलिटी बहुत अलग निकली। जो एक डेड लेटर होना चाहिए था वो आगे चलकर पॉलिटिकल रीजन से स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करने का एक डेडली वेपन बन गया, एक अस्त्र बन गया। इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है। ओके, तो अब इसका अप्रूवल प्रोसेस देखते हैं और आप नोटिस करेंगे कि ये नेशनल इमरजेंसी से काफ़ी अलग और सच कहूँ तो काफ़ी आसान है। देखिए, यहाँ अप्रूवल के लिए 2 मंथ्स का टाइम मिलता है, नॉट 1 मंथ। और यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी का झंझट नहीं है, सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है। ये भी एक बार में 6 मंथ्स के लिए ही लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा बट है यहाँ। इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स है। 3 साल के बाद आप इसे और कंटिन्यू नहीं कर सकते, पीरियड। तो आर्टिकल 356 के इस मिसयूज को रोकने में सुप्रीम कोर्ट का एसआर बोम्मई केस जो 1994 में आया था, एक लैंडमार्क जजमेंट था। इस केस ने जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बढ़ाया और ये साफ साफ एस्टैब्लिश किया कि किसी गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है या नहीं है, इसका फैसला असेंबली के फ्लो पर यानी फ्लो टेस्ट से होना चाहिए, ना कि गवर्नर की पर्सनल ओपिनियन से। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी टाइप ऑफ इमरजेंसी पर, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, ये तब लगाई जाती है जब इंडिया या उसके किसी पार्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को यानी उसकी साख को खतरा हो।
इसके की फीचर्स जल्दी से समझ लीजिए। अप्रूवल के लिए इसमें भी 2 मंथ्स का टाइम और सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात, एक बार ये अप्रूव हो गई ना तो ये इनडेफिनेटली चलती रहती है जब तक कि प्रेसिडेंट इसे रिवोक ना कर दें। इसमें बार बार हर 6 महीने में अप्रूवल की जरूरत नहीं है और इसके इफेक्ट्स बहुत सीरियस हो सकते हैं, जैसे कि सेंटर स्टेट्स को फाइनेंशियल मैटर्स पर डायरेक्शंस दे सकता है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी कम की जा सकती है। सोच लीजिए ये कितना सीरियस स्टेप। और ये है आपके लिए एक वन लाइनर गोल्डन फैक्ट फॉर योर एग्जाम्स। इंडिया में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी डिक्लेयर नहीं की गई है, नेवर। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है, इसे याद रखिएगा। ओके, तो इस सेक्शन में हम नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल के बीच के जो कॉमन कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें दूर करेंगे। कंपैरेटिव क्वेश्चंस के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस टेबल को रो बाय रो आराम से समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले ग्राउंड्स। आर्टिकल 352 के ग्राउंड्स हैं वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। वहीं आर्टिकल 356 का ग्राउंड है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। क्लियर? अब आते हैं इफेक्ट ऑन स्टेट पर। 352 में स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करती रहती है, लेकिन 356 में स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाती है। नेक्स्ट, अप्रूवल मेजॉरिटी। 352 के लिए क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। 356 के लिए सिंपल मेजॉरिटी। फिर मैक्स पीरियड। 352 का कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, जबकि 356 का मैक्सिमम 3 इयर्स है। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 352 फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करती है, 356 नहीं करती। आई वुड सजेस्ट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स के लिए परफेक्ट है। ओके क्लास, अब टाइम है एक क्विक रैपिड रिवीजन का, फाइनल रैप अप। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से कंसोलिडेट करते हैं ताकि एग्जाम में कुछ भी ना भूलें। यह है आपका मास्टर चार्ट, योर चीट शीट। एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए बेस्ट है। चलिए इसको आखिरी बार रिवाइज करते हैं। टाइप 1 नेशनल, आर्टिकल 352, अप्रूवल टाइम 1 मंथ, मेजॉरिटी स्पेशल, गॉट इट? नेक्स्ट, प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356, अप्रूवल टाइम 2 मंथ्स, मेजॉरिटी सिंपल। और लास्ट, फाइनेंशियल, आर्टिकल 360, अप्रूवल टाइम 2 मंथ्स, मेजॉरिटी सिंपल। परफेक्ट। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस हाँ देखने में ड्रास्टिक यानी बहुत कठोर लग सकते हैं, लेकिन उनका फंडामेंटल पर्पस, उनका मूल उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे देश को प्रोटेक्ट करना है। ये पावर्स इसलिए दी गई हैं ताकि देश हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी सिक्योर और यूनाइटेड रह सके। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। थोड़ा सोचिए इस पर। क्या इमरजेंसी प्रोविजंस देश के लिए एक ज़रूरी शील्ड यानी एक ढाल है, या फिर डेमोक्रेसी के खिलाफ एक सोर्ड यानी एक तलवार बनने का पोटेंशियल रखते हैं? इस पर ज़रूर सोचिए। ये आपको मेंस के आंसर्स और इंटरव्यू में एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देगा।